Welcome to my channel. अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच वाचिंग माय चैनल बायोलॉजी विद मुजाहिद इकबाल। अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने सर्कल्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स से मुझे आगाह कीजिएगा ताकि मुझे आपसे मज़ीद सीखने का मौका मिले और मुझे आपके लिए इम्प्रूव करने का मौका मिले। थैंक यू सो मच। जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 है और इस टॉपिक का नेम है सेल थ्योरी। बेटा, जैसे कि आपको अच्छी तरह से आइडिया है, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय श्लीडन एंड शिवान। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सेल थ्योरी प्रपोज की थी। इस टॉपिक में स्पेसिफिकली जो आज का हमारा टॉपिक होगा दैट वुड बी अबाउट postulates of cell theory, validations of cell theory and exceptions to the cell theory। हमने इसमें 3 postulates डिस्कस करने हैं और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं सेल थ्योरी को कि सेल थ्योरी क्या है, वैलिड है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी हैं, जो सेल थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रही या वो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है या वो सेल थ्योरी के अंडर नहीं आती, लेकिन वो किसी न किसी वे में हम उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसीडर करते हैं। पहला जो आपसे पूछा जाता है कि हमारे पास ये एमसीक्यूज़ भी इसमें पूछेंगे और इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इस चैप्टर के एंड के ऊपर मैंने कुछ एमसीक्यूज़ भी दिए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एमसीक्यूज़ बनाए किस तरह जाते हैं और उसको प्रिपेयर किस तरह किया जाता है। बेटा, पहला पॉइंट जो है ना, पॉस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी में हाउ मेनी पॉस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी आर देयर, तो क्या होगा, 3 पॉस्टुलेट्स होंगे, 3 पॉस्टुलेट्स होंगे सेल थ्योरी के। हम इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पॉस्टुलेट्स हैं। पहला जो पॉस्टुलेट है बेटा, याद रखिएगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। तो इसमें हमने ये देखना है कि पहले पॉस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग या पहले पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग पहला पॉस्टुलेट जो डिस्क्राइब कर रहा है वो ये कह रहा है कि जितने भी नेचर के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या तो वो एक सेल से बनेंगे या उसमें एक से ज़्यादा सेल्स होंगे, या वो एक सेल से बनेंगे या वो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनेंगे। इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो तो मैंने अपने पहले लेक्चर में आप बताया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल होगा और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैनी सेल्स होंगे। तो ये पहला पॉस्टुलेट ये बता रहा है कि नेचर के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे या तो वो एक सेल से बनेंगे या एक से ज़्यादा सेल से बनेंगे। बैक्टीरिया के हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो प्रोटिस्ट हैं वो मैक्सिमम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की हम बात करते हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की बात करते हैं, फंगस लाइक प्रोटिस्ट की बात करते हैं इनमें। तो इसके साथ ही हम बात करते हैं जो सेकंड पॉइंट है या सेकंड पॉस्टुलेट है, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें याद रखिएगा, इसको एक अदर वर्ड में भी हम देख सकते हैं, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आप कह सकते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, उसकी जो स्ट्रक्चर होगी और वो जो फंक्शन परफॉर्म करेगा वो किसकी वजह से होगा, बेसिकली सेल की वजह से होगा। बिकॉज एज वी नो, सेल्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म टिश्यूज एंड टिश्यू कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म दी ऑर्गन सिस्टम। प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम्स नहीं होते और एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम होते हैं। तो इस सेंस में आपने याद रखना है कि जितने भी सेल्स हैं वो कंबाइन करके एक्चुअली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फिर इन्हीं सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फिर एक टिश्यू जो बन जाता है स्पेसिफिकली वो भी फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर ऑर्गन जो है वो भी फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये हमारे पास फंक्शन भी परफॉर्म हो रहे होते हैं इस सेंस में। जो लास्ट पॉस्टुलेट है इसका वो है, सेल्स कम ओनली फ्राम दी डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये एक्चुअली पॉस्टुलेट था जो लुईस पास्चर ने भी दिया था और जो इसी तरह हमारे पास रुडोल्फ वर्च्यू ने भी यही कहा था कि जो सेल्स हैं वो बनेंगे, कहाँ से बनेंगे, उनकी फॉर्मेशन होगी कहाँ से होगी, फ्राम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो ऑलरेडी सेल्स मौजूद होंगे उनकी डिवीजन से ये सेल्स बनेंगे। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि एक सेल है ही नहीं वो खुद ब खुद बन जाए, राइट हो गया ना। तो ये एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है वो है बायोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स
बाय द डिवीजन ऑफ फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग मीन जो पहले से मौजूद सेल होगा उससे ये बनेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वैलिडेशन। भी कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो सेल थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, कौन सी ऑब्जर्वेशंस हैं, कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं। याद रखिएगा ये जो वैलिडेशन है सेल थ्योरी की वो दो बेसिस के ऊपर दी गई है। साइंटिस्ट ने जो वर्क किया, कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन किए हैं और कुछ ने एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव किया कि भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भी सेल थ्योरी ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सेल से मिलके बने हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है बेटा जो सेल थ्योरी को सपोर्ट की है प्रैक्टिकली जिसने सपोर्ट किया जिस पॉइंट ने, दैट वाज एक्चुअली द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप जैसे डिस्कवर हुए, सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया, इन डिटेल ऑब्जर्व किया गया, उनमें जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं उनके फंक्शंस को ऑब्जर्व किया गया एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। जो पहला पॉइंट था यूज़ ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात भी करते हैं। इससे क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अंडरस्टैंडिंग में क्या हो गया, हमारे पास सपोर्ट मिली। नेक्स्ट हमारे पास है लाइव सेल इमेजिंग एंड जेनेटिक स्टडीज़। अच्छा इसमें ना इमेजिंग, तो इसमें ये याद रखिएगा जो सेल है ना, लिविंग सेल है, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी शेप या उसकी इमेज बनाई गई, उससे जो है ना हमें मज़ीद जो है ना क्या इन्हेंसमेंट मिलती है। जैसे हमें यहाँ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी आपको मिलती हैं लेक्चर्स में, या हमारे पास इसमें एनिमेटेड पिक्चर्स भी मिल जाती हैं जी। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप से जब सेल के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया गया, उसकी इमेज बनाएगी और उसको अंडरस्टैंड किया गया, और उसके साथ साथ ही डीएनए के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके कन्फर्मेशन के बाद ये कंफर्म हो गया कि भी ये जो सेल्स हैं इनके पास ही इंफॉर्मेशंस हैं नया सेल बनाने के लिए या उनके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स बनाने के लिए, ताकि वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सके। राइट बेटा। उसके बाद है हमारे पास मज़ीद जब इसमें इन्हेंसमेंट हुई और इससे ये कंफर्म हुआ कि क्या एक सेल दूसरे सेल से रिलेट करता है, तो हम ये भी कह सकते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करता है। तो वहाँ से हमें कैसे पता चलेगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कह दें और डीएनए सीक्वेंसिंग से पता चला। एक्चुअली डीएनए का जो सीक्वेंस है वो डिटरमाइन किया गया। डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ हैं डीएनए सीक्वेंसिंग की, जैसे सैंकर मेथड हम पढ़ते होते हैं, और इसी तरह हमारे पास ओल्डेस्ट मेथड था मैक्सम गिलबर्ट मेथड है, और इसी तरह एनजीएस है आजकल है। तो इसी तरह और भी हमारे पास मेथड जो हैं अवेलेबल हैं, जिससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं डीएनए के अंदर जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है। फिर हम उन सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं एक सेल के दूसरे सेल के साथ या एक ऑर्गेनिज्म के दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। जब हमें कंफर्म हो जाता है कि भी ये एक दूसरे के साथ 100% रिलेटेड है, तो इसका मतलब है कि वो सीक्वेंस उसी का था, और 99% है, 80% है, 70% है, तो वहाँ से हम उनकी रिश्तेदारी निकाल सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारे पास पॉइंट था डीएनए सीक्वेंसिंग का। ये भी हमें बता देगा कि भी हाँ भी एक सेल जो है वो दूसरे सेल से अराइज करता है। लास्ट जो है ना हमारे पास, अगर सेल को आप किसी मीडिया के ऊपर, कल्चर के ऊपर ग्रो करना चाहते हैं, हमें पता चलेगा कि भी एक सेल है, आपने कल्चर के ऊपर ग्रो कर दिया और डाल दिया, और उसके बाद वो डिवाइड करके अपने जैसे सेल्स बनाना शुरू कर देगा। तो ये किसको सपोर्ट कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यहाँ से हमें पता चलेगा कि वो रेप्लिकेट कैसे किया है, और उसने हमारे पास उसके ने डिवाइड कैसे किया, उसने ग्रो कैसे किया। ठीक है बेटा। तो लास्ट में हमारे पास जो है ना इस टॉपिक से रिलेटेड, जो सेल थ्योरी से रिलेटेड जो है वो एक्सेप्शंस हैं। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट कर रही हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जिसके बगैर पॉसिबिलिटी नहीं है, और वो इन्फेक्शन भी काज करते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वायरसेस की। वायरसेस नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। अच्छा, वायरसेस एक्चुअली क्या होते हैं, उनमें दो चीज़ें होती हैं। एक क्या होता है, दरमियान में जेनेटिक मटेरियल होता है, और उसके कवरिंग में क्या होता है, हमारे पास प्रोटीन का कोट होता है। और जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। याद रखिएगा वायरसेस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, या तो डीएनए होगा या क्या होगा, आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और उसके कवरिंग में क्या होते हैं, प्रोटीन कोट होता है, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, कैप्सिड कह रहे होते हैं। और वायरसेस में ना तो साइटोप्लाज्म है, ना ही इसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है इसमें, और ना ही क्या है इसके अंदर
न्यूक्लियस है, बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं 3 सेल के, वो हैं नहीं, तो इसका मतलब है कि वायरसेस डू नॉट हैव सेलुलर कंपार्टमेंट्स, तो इसीलिए हम उनको सेल कंसीडर नहीं करते। लेकिन वो सिर्फ डिपेंडेंट हैं लिविंग सेल के ऊपर। जब लिविंग सेल होगा उनके अंदर ये वायरसेस एंटर होंगे, वहाँ जाके डिवाइड करेंगे। तो इस सेंस में ये डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है तो ये तो आ जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन उनमें सेलुलर कंपार्टमेंट्स हैं नहीं, इंडिपेंडेंटली वो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, तो इसलिए हम उनको लिविंग सेल कंसीडर नहीं करते। हम कहते हैं कि वायरसेस आर एक्सेप्शंस टू दी सेल थ्योरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली ये जो इनकी जो ओरिजिनेशन है दैट वाज अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस। अच्छा, सिंपली मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, बाकी हमने इसको नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करना है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के टॉपिक में। जो एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग ये स्मॉल बैक्टीरियल सेल थे उनको लार्ज बैक्टीरियल सेल्स ने इंगल्फ किया, इंस्टेड कि उनको डाइजेस्ट करते उनको स्टेबलाइज कर दिया गया, ठीक है ना। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि वो एक ऑर्गेनेली बन गए। क्या माइटोकॉन्ड्रिया अलग से ऑर्गेनेली बन गया और उन्हें सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करना शुरू कर दिया, और इसी तरह क्लोरोप्लास्ट ने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना शुरू कर दी। तो ये जो हमारे पास क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। बट अगर इनकी हम बात करते हैं, दे हैव देयर ओन डीएनए, they have their own RNA molecules, they have their own 70S ribosomes, and they can divide, reproduce independently, but they do not have cellular compartments. इनके पास क्या नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, और इसके लिए हमारे पास सेल मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंटली नहीं है, तो इसलिए हम इनको सेल कंसीडर नहीं करते। वैसे हमने आगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में डिस्कस करना है, और यहाँ तक इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो पॉइंट है वो है सम फंजाई एंड एल्गी। और ये एल्गी और फंजाई, कुछ एल्गी और फंजाई में कि हम बात करते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। हमने तो ये कहा हुआ है सेल के अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, और इसमें हमने ये देखते हैं कि बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद हैं एक साइटोप्लाज्म के अंदर, तो इस के लिए भी हम क्या है कंसीडर कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं हैफी का प्लांट फंजाई के केस में, तो उस वजह से भी हम इसको एक्सेप्शन में कंसीडर करते हैं। लास्ट में हमारे पास जो है मसल सेल्स, जिनको मायोसाइट्स भी कहते हैं, मायोसाइट भी कहते हैं, मसल फाइबर भी कहते हैं, मायो फाइबर भी कह सकते हैं। और मसल सेल्स जो है ना, ये वर्टिब्रेट्स में ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं इन केस ऑफ स्केलेटल मसल सेल्स। इन केस ऑफ स्केलेटल मसल सेल्स, जो हमारे स्केलेटन के मसल्स हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। फिर वही बात आ जाती है, क्योंकि सेंटर में एक न्यूक्लियस नहीं है, सराउंडिंग में ढेर सारे न्यूक्लियस मौजूद हैं हमारे पास, तो पेरिफेरी में मौजूद होते हैं, और ये हमारे पास हम कंसीडर करेंगे ये भी एक सेल थ्योरी से एक्सेप्शन की तरफ जा रही है, ये जा रहा है पॉइंट। ठीक है बेटा, आई बिलीव बेटा आप लोगों को सेल थ्योरी से रिलेटेड पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। ये 3 चीज़ें हमारे पास, पोस्टुलेट्स, वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी एंड एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी की हम बात करते हैं। और इस डायग्राम में अगर आप इस इमेज में देते हैं, स्लाइड में देखते हैं, तो आपको यहाँ ना एक माइक्रोस्कोप भी नज़र आ रहा है, दैट वाज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट हुक, और ये सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप था बेटा, और उसकी बेसिस के ऊपर उसने कॉर्क को ऑब्जर्व किया था जिसको उसने सेलुला कहा था। आई बिलीव इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। और इस टॉपिक पे एंड के ऊपर ना मैंने कुछ स्लाइड्स रखी हैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं एफएससी के और या मैट्रिक के, उनको आइडिया नहीं होता कि इसमें से एमसीक्यूज़ किस तरह बन सकते हैं, तो ये आपको दिए हुए हैं कुछ एमसीक्यूज़, और आप इनको देख सकते हैं कि एमसीक्यूज़ किस तरह से बनेंगे। लेकिन हम एंड के ऊपर एक अलहदा से लेक्चर मेरा होगा जिसमें पूरे के पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज़ को भी मैं एड्रेस करूंगा, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, आपसे रिक्वेस्ट होगी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मौसूल हो सके। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में, और वो होगा माइक्रोस्कोपी।